वैशाली और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं BH मैथ्स विद वैशाली। हम लोग यहाँ पर रियल एनालिसिस देख रहे थे। रियल एनालिसिस में हम लोग सीक्वेंस पे डिस्कशन कर रहे हैं। सीक्वेंस पे हम लोग मेनली सारी थ्योरम्स देख चुके हैं। अब जो हमारे पास बचता है कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस, कि कोई भी अगर सीक्वेंस आपके पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो वो कहाँ कन्वर्ज होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो वो कहाँ कन्वर्ज होगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये देखना है। तो हम लोग आज देखेंगे कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का केस देखेंगे, सेम इसी तरह से मोनोटोनिक डिक्रीजिंग वाली थ्योरम भी होती है जो आप लोग खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। सबसे पहले हम लोग इसमें मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वाली थ्योरम देखते हैं। उसका स्टेटमेंट क्या है? कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में बात की है कि वो कन्वर्जन कब होगा? अगर वो बाउंडेड हो और उसी के साथ साथ जो उसकी लिमिट है वो उसका सुप्रीमम हो। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपके पास कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड दिया गया है तो क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ वाली नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है तो इफ एंड ओनली इफ वो कन्वर्जेंट होगा एंड उसकी जो लिमिट होगी, मतलब वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो होगा उसका सुप्रीमम ऑफ एक्सन, वो अपने सुप्रीमम पे कन्वर्ज करेगा। इसी तरह से मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के केस में क्या होता है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है प्लस बाउंडेड है तो भी वो क्या होगा? वो कन्वर्जेंट होगा और प्लस उसकी जो लिमिट है, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्सन जो होगा आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको इन्फीमम ऑफ एक्सन। ठीक है, अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो वो अपने इन्फीमम पे कन्वर्ज करेगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो वो अपने सुप्रीमम पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी है। सबसे पहले हम लोग इसकी नेसेसरी कंडीशन देखते हैं। नेसेसरी कंडीशन में हम लोग ये लेकर चलते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। एक्सन एक सीक्वेंस है जो कि क्या है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है प्लस बाउंडेड है। ये हम लोग लेकर चलेंगे और हम लोग प्रूव करेंगे कि जो हमारा एक्सन है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और इसी के साथ साथ आप क्या ले लें? इसी के साथ साथ हम ये भी ले लेते हैं कि ये क्या है? कन्वर्जेंट भी है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड प्लस कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हम लोग प्रूव करेंगे कि जो इसकी लिमिट होती है, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्सन जो होता है वो आएगा आपका सुप्रीमम ऑफ एक्सन। ये आप लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोगों को ये दिखाना होगा कि जो लिमिट है वो सुप्रीमम ऑफ एक्सन मिलेगी। दैट मीन्स ये सीक्वेंस अपने लिमिट पर, सॉरी सुप्रीमम पर जाकर कन्वर्ज करेगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। अब प्रूफ में देखें कि आपको क्या बोला गया है कि सिंस एक्सन इज कन्वर्जेंट, एक्सन क्या है आपके पास? कन्वर्जेंट है। सिंस आप लोग बोल सकते हैं कि आपके पास एक्सन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो क्या होगा? इसकी लिमिट मिलेगी आपको। ठीक है, एल लेट इट्स लिमिट, और ये एल क्या है? ये एल फाइनाइट लिमिट है। कैसी लिमिट है? फाइनाइट लिमिट है। अगर ये एल इसकी लिमिट है तो लिमिट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी। दैट मीन्स फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड नोट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट mod of xn minus l is less than epsilon for all n greater than n। ये मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो n greater than n नोट के बाद, फाइनाइट टर्म्स के बाद वाली जो सीक्वेंस की सारी टर्म्स हैं वो कहाँ जाती हैं? वो जाती हैं आपको l के नेबरहुड के अंदर। वो सारी टर्म्स कहाँ मिलेंगी? l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन के मिड में। ठीक है, फॉर ऑल n greater than n नोट, ये मिल जाएगा आपको। यहां से क्या पता चला आपको? यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं कि जो एक्सन है वो L प्लस एप्सिलॉन से छोटा या बराबर आप लोग बोल सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या पता चला कि जो सीक्वेंस की n ग्रेटर देन n नोट, मतलब पहले फाइनाइट टर्म थी, उसके बाद बीच में इनफाइनाइट टर्म्स आ गई और वो सारी इनफाइनाइट टर्म्स नेबरहुड के अंदर थी, तो उसके बाद बाहर कुछ नहीं बचा, बाहर कुछ नहीं बचा। तो इस सीक्वेंस की जो सबसे बड़ी टर्म है, मतलब इसका जो अपर बाउंड है वो क्या है? L प्लस एप्सिलॉन है, क्योंकि सारी टर्म्स क्या है? L प्लस एप्सिलॉन से छोटी है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें, ये तो मिला आपको यहाँ पर। उसी के साथ साथ आपका जो एक्सन था वो क्या था? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस था। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस से तो आपको पता है कि x1 जो है वो x2 से बड़ा, मतलब x1 जो है वो x2 से छोटा या बराबर होगा, फिर x3 से छोटा या बराबर। इसी तरह से अगर मैं n नोट तक की बात करूं तो n नोट वाली टर्म जो होगी वो हमेशा x n नोट प्लस 1 वाली टर्म से हमेशा छोटी या
बराबर होगी। इस तरह से चलेगा तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सिन है वो अगर एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n नोट जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म हमेशा सेकंड टर्म से छोटी है। इस तरह से आपको जब n नोट वाली टर्म मिलेगी वो हमेशा n नोट प्लस 1 वाली टर्म से छोटी होगी, मतलब हर अगली टर्म पिछली वाली टर्म से बड़ी है। ठीक है, तो अगर सबसे बड़ी टर्म सारी n नोट के बाद वाली सारी टर्म्स l प्लस एप्सिलॉन से छोटी हैं तो उससे पहले वाली टर्म्स भी l प्लस एप्सिलॉन से छोटी हो जाएंगी। दैट मीन्स सीक्वेंस की सारी टर्म्स l प्लस एप्सिलॉन से छोटी होंगी। l प्लस एप्सिलॉन से छोटी हुई तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो l प्लस एप्सिलॉन इज एन अपर बाउंड ऑफ xn। ठीक है, हमारे सीक्वेंस का अपर बाउंड हो जाएगा। ये हो गया, यहां तक आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास क्या हो गया, सीक्वेंस का अपर बाउंड हो गया। अब यहाँ पर देखें, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास l प्लस एप्सिलॉन तो अपर बाउंड हो गया, लेकिन जो ये l माइनस एप्सिलॉन था, l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन xn, किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट, ये था मेरे पास। अब यहाँ पर देखें, क्या l माइनस एप्सिलॉन भी एक अपर बाउंड है? l माइनस एप्सिलॉन एक अपर बाउंड नहीं है, क्योंकि n नोट के बाद वाली सारी टर्म्स जो है वो l माइनस एप्सिलॉन से बड़ी है। अगर अपर बाउंड होता तो सारी टर्म्स छोटी होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर एक भी टर्म बड़ी मिल गई तो अपर बाउंड नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हैं, l माइनस एप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड, ये अपर बाउंड नहीं है। ठीक है, l माइनस एप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अगर ये अपर बाउंड है और ये अपर बाउंड नहीं है तो इसके मिड का जो l है वो अपर बाउंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको दिखाना है जो लिमिट है वो सुप्रीमम ऑफ एक्सन पर कन्वर्ज करती है। सुप्रीमम ऑफ एक्सन का मतलब होता है, सुप्रीमम ऑफ एक्सन का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एक्सन, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एक्सन। ठीक है, मतलब जो लिमिट है वो लीस्ट अपर बाउंड मिलना चाहिए, सबसे छोटा अपर बाउंड। ये तो है सबसे बड़ा अपर बाउंड, मतलब ये तो एक अपर बाउंड है। अब जो L है उसे ही आपको अपर बाउंड दिखाना पड़ेगा ताकि वो लीस्ट अपर बाउंड बन पाए। तो पहले हम लोग L को अपर बाउंड दिखाने की कोशिश करेंगे। हमें क्या दिखाना है, L इज अपर बाउंड। नाउ वी विल हैव टू प्रूव दैट L इज एन अपर बाउंड ऑफ X। हमने मान लिया L को अपर बाउंड दिखाना था, तो हमने मान लिया कि L अपर बाउंड नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन लेकर चलते हैं। If possible, let L is not upper bound of Xn। अगर L अपर बाउंड नहीं है तो क्या होगा, अगर अपर बाउंड होता, L अगर अपर बाउंड होता तो सारी जो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं वो Xn से छोटी होती, मतलब सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स होती है वो L से छोटी होती, छोटी या बराबर। लेकिन अगर L अपर बाउंड नहीं है तो सीक्वेंस की कोई ना कोई टर्म जो है वो L से बड़ी है। ठीक है, कोई ना कोई एक m ऐसा एग्जिस्ट करता है जो L से बड़ा होगा, मतलब उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस की टर्म्स होगी वो L से बड़ी होगी। यहाँ मिल गया। अब आप क्या करते हैं, हम लोग देखें Xn जो है वो L से बड़ा है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि Xn जो है वो L से बड़ा है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा उसको मैंने मान लिया डेल, और वो ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इस डेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, एक बना लेती हूँ मैं Xn माइनस डेल बाई 2 और एक बना लेती हूँ L प्लस डेल बाई 2। ये बना लिया मैंने, ये यहाँ तक आप लोग देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट में क्या होता है, आप लोगों ने ये तो बोल दिया कि मेरे पास जो L है उससे कोई ना कोई टर्म बड़ी है Xm, तो मैंने Xm माइनस L का जो डिफरेंस है उसे डेल मान लिया विच इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने Xm माइनस डेल बाई 2 इज इक्वल्स टू L प्लस डेल बाई 2 ये मान लिया था। अब यहाँ पर देखें Xm माइनस डेल बाई 2, Xm में से कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, Xm मतलब आपके mth टर्म जो थी उसमें से आपने कुछ माइनस किया, तो ये जो Xm माइनस डेल बाई 2 होगा ये mth टर्म से तो छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि इससे पीछे चले गए आप और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हर आगे आने वाली टर्म बड़ी होगी, तो ये m से छोटा होगा। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि L प्लस डेल बाई 2 जो है वो भी Xm से छोटा होगा। ठीक है, किसके लिए, फॉर ऑल डेल बाई 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखें कि आप लोगों ने क्या प्रूव किया था, अभी आपने देखा था कि L प्लस एप्सिलॉन जैसी हर टर्म जो है उससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स छोटी हैं। आप लोगों ने देखा था कि L प्लस एप्सिलॉन जैसी जो टर्म्स हैं उनसे सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या हैं, छोटी हैं। तो L प्लस डेल बाई 2 ये जो है यही L प्लस डेल बाई 2 का भी रूप है। अगर मैं यहाँ पर डेल बाई 2 को एप्सिलॉन कंसिडर कर लूँ तो ये
एल प्लस एप्सिलॉन ही तो बन गया, इससे सारी टर्म छोटी आनी चाहिए थी, लेकिन आपको मिला क्या? आपको ये मिला कि कोई ना कोई टर्म तो इससे बड़ी आ रही है। एक्सएम कोई भी एक टर्म हो सकती है जो इससे बड़ी है, विच इज क्या है? विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, which is contradiction that L plus epsilon is an upper bound. ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया कि L plus epsilon क्या है? एक अपर बाउंड है। तो यहां से अपना our assumption is wrong, our assumption is wrong, हमारा assumption wrong हो गया, which implies L is an upper bound of Xn। हमने क्या माना था कि L एक अपर बाउंड नहीं है, तो अभी आपको उल्टा मिल गया, तो L क्या है? एक अपर बाउंड मिल गया आपको। L इसका एक अपर बाउंड हो गया, L इज अपर बाउंड ऑफ Xn। तो आपको ये दिखाना है कि ये लीस्ट अपर बाउंड है। अब आप देखें, L is upper bound of Xn and L is least value of all upper bounds of L plus epsilon। अब देखें, यहां से आपको पता चला कि L plus epsilon भी क्या है? एक अपर बाउंड है, L भी क्या है? एक अपर बाउंड है। अब यहाँ पर देखें, अगर एप्सिलॉन को 0 कंसिडर कर लो, ठीक है, तो ये जो L प्लस 0 है ये सबसे छोटा अपर बाउंड बन जाएगा ना, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सबसे छोटा अपर बाउंड बन जाएगा, एंड L इज लीस्ट अपर बाउंड। L क्या हो गया? लीस्ट अपर बाउंड हो गया, ठीक है। L अगर लीस्ट अपर बाउंड हो गया तो L को हम लोग लिख सकते हैं L इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ Xn, और L क्या थी? L थी लिमिट ऑफ Xn, जो कि किसके बराबर आ गई? सुप्रीमम के बराबर आ गई, ठीक है। ये आपको देखना था, ये आपकी हुई नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ लिमिट के कंसेप्ट को यूज करना है, चीजों को थोड़ा सा अरेंज करना है और आपका प्रूफ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग सफिशिएंट कंडीशन की। सफिशिएंट कंडीशन क्या बोलती है कि अब आप लोग लेकर चलेंगे कि आपका जो सीक्वेंस है Xn वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, प्लस बाउंडेड है, प्लस लिमिट जो है लिमिट ऑफ Xn इज इक्वल्स टू आता है आपके पास सुप्रीमम ऑफ Xn। लिमिट Xn जो है वो सुप्रीमम के बराबर है, तो आपको ये दिखाना है कि Xn क्या है? कन्वर्जेंट होगा, ये शो करना है, ठीक है। देखें कि Xn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस, then we have to prove that Xn is convergent। हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि Xn convergent है। Since Xn is bounded, so it has upper bound। अब देखें, यहां से बाउंडेडनेस के कंसेप्ट से निकलता है, अगर सीक्वेंस आपका बाउंडेड है मतलब कोई ना कोई छोटी और बड़ी ऐसी वैल्यूज मिल रही है जिसके बीच में सीक्वेंस की सारी टर्म्स है, जो बड़ी वैल्यू है वो एक अपर बाउंड का काम करेगी, ठीक है। Since Xn is bounded, which implies it has an upper bound, ये अपर बाउंड मिलेगा। और आप लोग बोल सकते हैं कि अगर अपर बाउंड है तो उससे बड़ी सारी टर्म्स भी क्या होंगी? अपर बाउंड होंगी, और ये सबसे क्या बनेगा? ये सबसे छोटा अपर बाउंड भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर्ड एक्सियम लगता है। कंप्लीट ऑर्डर्ड एक्सियम ये बोलता है कि अगर आपके पास अपर बाउंड मिल रहा है तो उससे सारे बड़े रियल नंबर्स भी जो है वो अपर बाउंड्स बनाएंगे, और वो पूरा सेट जो बनेगा वो अपर बाउंड्स का सेट बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा उसे हम लोग मान लेते हैं लेट सुप्रीमम ऑफ Xn। ये क्या होगा? ये होगा लीस्ट अपर बाउंड, इसे मान लिया मैंने अल्फा। अल्फा बिलोंग्स टू R, सबसे छोटा जो है उसे मैंने अल्फा मान लिया है। अगर ये सबसे छोटा अपर बाउंड है तो क्या होगा? ये सबसे छोटा अपर बाउंड है, मतलब सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं इससे छोटी हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ, यहाँ पर देखें सुप्रीमम ऑफ Xn को आपने अल्फा मान लिया। अब अगर आप सबसे छोटा अपर बाउंड इसे ले रहे हैं तो जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन होगा वो एक अपर बाउंड नहीं होगा। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज नॉट एन अपर बाउंड, ये अपर बाउंड नहीं हो सकता क्योंकि ये सबसे छोटा अपर बाउंड है, तो इससे छोटी कोई भी टर्म अपर बाउंड नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन से कोई ना कोई टर्म यहाँ पर देयर एग्जिस्ट, कोई ना कोई टर्म n नॉट बिलोंग्स टू n ऐसी होगी कि ये जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से वो टर्म बड़ी होगी। अपर बाउंड नहीं है तो उससे कोई ना कोई सीक्वेंस की टर्म बड़ी एग्जिस्ट करेगी। मैंने मान लिया n नॉट टर्म उसकी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब अगर आपके पास सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है,
ठीक है, तो अगर n ग्रेटर देन n नोट है तो xn ग्रेटर देन xn नोट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन xn नोट विच इज लेस देन xn, ये हो जाएगा इसके लिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट के लिए। ठीक है, ये हो गया आपके पास, ये टर्म आपको मिल गई। अब आप देखें कि हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं कि हमारे पास अगर सुप्रीमम है, अल्फा क्या है, सुप्रीमम है, if अल्फा इज सुप्रीमम, अल्फा सुप्रीमम है तो सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स है वो अल्फा के बराबर या उससे छोटी होंगी। अब आप यहाँ पर देखें कि अगर सारी टर्म्स छोटी हैं तो n ग्रेटर देन n नोट वाली टर्म्स भी क्या होंगी, अल्फा से छोटी ही होंगी। सारी टर्म्स छोटी हैं तो एक लिमिट बना ली हमने कि इतनी वाली टर्म्स भी इससे छोटी ही होंगी। अब आप देखिए आपके पास पहले आया था कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन जो है वो n नोट से छोटा है, xn नोट से छोटा है, और xn नोट xn से छोटा है, और xn जो है वो अल्फा से छोटा है। किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट के लिए। तो हम लोग क्या यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन xn लेस देन अल्फा मिल जाएगा आपको, विच इज लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन। तो इसको और अरेंज करूँ तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन xn इज लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये मिल जाएगा किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट के लिए। यहाँ से क्या मिला कि आपका जो xn माइनस अल्फा जो है विच इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट, ये क्या हुआ, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट अल्फा इज लिमिट ऑफ xn, अल्फा क्या है, लिमिट मिल गई, अल्फा इज लिमिट ऑफ xn, तो xn क्या हो गया, xn इज कन्वर्जेंट, xn क्या मिल गया, कन्वर्जेंट मिल गया, और xn कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिला which converges to alpha, which implies this limit of xn is equals to supremum of xn, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस थ्योरम में आपको कुछ नहीं करना है, इन थ्योरम्स में आपको सिंपली सिर्फ अपनी जो कंसेप्ट है, डेफिनेशंस है, उन्हीं को यूज करते हुए इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों ने देख लिया नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो सुप्रीमम पे कन्वर्ज करेगा, डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड है तो इनफीमम पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्ज करेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।